नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट क्लास वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी पे चर्चा करेंगे। वैलिडिटी मतलब होता है वैधता और रिलायबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता। तो सबसे पहले हम वैलिडिटी को समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता को समझेंगे। वैलिडिटी मतलब ये होता है कि आप जिस चीज़ को मेजर करना चाह रहे हो, क्या आप उसी चीज़ को मेजर कर रहे हो, उसी को क्या कहते हैं वैलिडिटी यानी वैधता। जिस चीज़ का आप माप करना चाह रहे हो, जिस चीज़ को आप मेजर यानी मापना चाहते हो, क्या आप उसी चीज़ को माप रहे हो। जैसे आप मान लीजिए थर्मामीटर है। थर्मामीटर किसको मापता है? ताप को मापता है, आपके फीवर को मापता है। अब थर्मामीटर कोई और काम करने लगे तो वो वैलिड नहीं है। वैलिड उसे कहेंगे जो जिस चीज़ का वो काम करे, जो जिस चीज़ के लिए बना है, क्या उसी चीज़ को मेजर कर रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं वैलिडिटी या वैलिड। तो समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम वैलिडिटी को लिखते हैं। वैलिडिटी, पहला पॉइंट आपका वैलिडिटी, या इसी को क्या कहते हैं वैधता। वैधता। अब यहाँ पे समझते हैं परिभाषा को। यहाँ पे इसका संबंध किससे? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सटीकता। एक्यूरेसी, या इसी को क्या कहते हैं सटीकता। सटीक आप मेजर करो। अब आप समझो, क्या आप जिस चीज़ को मेजर करना चाहते हो उसी चीज़ को मेजर कर रहे हो, तो उसी को क्या कहते हैं वैलिडिटी। यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं, जो जिस चीज़ को मापना चाहता है, जो जिस चीज़ को मापना चाहता है, जो चीज़ आप मापना चाह रहे हो, जो चीज़ आप मापना चाहते हो, मापना चाहते हो, आप मापना चाहते हो, मापना, क्या वही आप माप रहे हो? क्या वही आप माप रहे हो? इसी को क्या कहते हैं वैलिडिटी। आप जिस चीज़ को मेजर कर रहे हैं उसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं। जो चीज़ जो इंस्ट्रूमेंट जिस चीज़ के लिए बना है, वो इंस्ट्रूमेंट उसी चीज़ को माप रहा है या कर रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे वैलिडिटी कहेंगे। अब यहाँ से आप समझ गए वैलिडिटी क्या होता है। अब आते हैं अपने रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी दूसरा आपका टॉपिक जो है, यहाँ पे बस परिभाषा रिलायबिलिटी को समझेंगे, लेकिन इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो कल की वीडियो में होगा। रिलायबिलिटी, इसी को क्या कहते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता। अब ध्यान रखो, अब यहाँ पे इसका रिलेशन किसका है, किसका है? कहने का सेंस स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी हो। अब ध्यान रखो, आप कोई बार बार काम कर रहे हो और परिणाम क्या हो रहा है सेम आ रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं विश्वसनीयता कहते हैं या रिलायबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर समझते हैं रिलायबिलिटी। आप कोई काम बार बार करते हैं या कोई टेस्ट बार बार करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आता है सेम आता है, उसी को क्या कहेंगे रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये किससे रिलेट करता है कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंसी, या इसी को क्या कहते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, अब ध्यान रखो, ये इसका परिभाषा कुछ इस तरह है। आप कोई टेस्ट बार बार करते हो, आप बार बार कोई चीज़ माप रहे हो, आप बार बार किसी चीज़ को माप रहे हो, माप रहे हो, और क्या हो रहा है परिणाम सेम आ रहा है, और इसके परिणाम बार बार, इसके परिणाम सेम आ रहे हैं या एक जैसे आ रहे हैं, सेम या एक जैसे, एक जैसे या सेम आते हैं, तो उसी को रिलायबिलिटी कहते हैं, उसी को विश्वसनीयता कहते हैं। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी।
बिलिटी कहते हैं। अब ध्यान रखो, अब हम क्या करें, वैलिडिटी को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। वैलिडिटी में क्या होता है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी के टाइप पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्ट डेफिनेशन के रूप में बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में अंतर एक बार देख लेते हैं। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, यहाँ पे लिखते हैं वैलिडिटी, 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 यहाँ पे लिखते हैं रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी। या इसी को क्या कहते हैं, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता। अब यहाँ पे वैलिडिटी को वैधता। अब एक एक चीज को समझेंगे। पहला जो पॉइंट है आपका वैलिडिटी का, कि क्या जिस चीज़ का आप मेजर करना चाहते हैं वही चीज़ मेजर कर रहे हो, तो इसकी परिभाषा पहले डेफिनेशन या मीनिंग इसको कहते हैं, मीनिंग। क्या आप जिस चीज़ को मेजर करना चाहते हैं, क्या आप जिस चीज़ को मेजर करते हैं, जिस चीज़ को मेजर करते हैं, मेजर या मापते हैं, माप कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं या माप कर रहे हैं, क्या वास्तव में उसी चीज़ को माप रहे हैं, क्या वास्तव में उसी चीज़ को माप रहे हैं, उसी चीज़ को माप रहे हैं, माप रहे हैं। अब ध्यान रखो, रिलायबिलिटी क्या होता है, विश्वसनीयता। अब यहाँ पे ये समझते हैं, विश्वसनीयता, कोई चीज़ बार बार, जब कोई टेस्ट बार बार किया जाता है और सेम परिणाम निकलते हैं, जब कोई टेस्ट बार बार किया जाता है, बार बार किया जाता है और परिणाम सेम आते हैं, और निष्कर्ष या परिणाम या कंक्लूजन और परिणाम सेम आते हैं, सेम या एक जैसे आते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं। मीनिंग समझ आ गई। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जो दूसरा आपका है, ये ध्यान किस पे देता है, ध्यान, जो वैलिडिटी है वो किस पे ध्यान देता है, एक्यूरेसी पे ध्यान देता है, सटीकता पे, एक्यूरेसी यानी सटीकता। जो रिलायबिलिटी है वो किस पे ध्यान देता है, वो स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी पे ध्यान देता है, कंसिस्टेंसी या स्थिरता पे ध्यान देता है, स्थिरता। अब ध्यान रखो, जो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं। अब ध्यान रखो, यहाँ पे एग्जाम्पल ये चीज़ है कि क्या कहते हैं, जो वैलिडिटी का एग्जाम्पल है, मान लो आप थर्मामीटर लियो, थर्मामीटर अगर ताप को माप रहा है, अगर किसको मेजर कर रहा है, ताप को, तो क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन अब ध्यान देखो, रिलायबिलिटी में मान लो आप बार बार कोई वेट है, आप वेट मशीन पे चढ़ रहे हो, वेट मशीन पे चढ़ने के बाद आपका क्या हो रहा है, वेट आपका 50 kg बता रहा है, अब बार बार सेम यही रिजल्ट आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका रिलायबल होगा, वैलिड। अगर मान लीजिए मशीन में छेड़छाड़ किया गया है, ठीक, अगर मशीन में छेड़छाड़ किया लेकिन फिर भी आप इंस्ट्रूमेंट कितना भी खराब हो लेकिन बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है, तो उसी को रिलायबल कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे वैलिड नहीं है, लेकिन आपका जो वेट आ रहा है सेम सेम रिजल्ट आ रहा है, उसी को क्या कहते हैं, रिलायबल कहते हैं। तो वेट मशीन पे सेम रिजल्ट आता है, भार मशीन पर सेम रिजल्ट
तो उसी को क्या कहेंगे, रिलायबल कहेंगे। सेम रिजल्ट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक जो होता है क्या होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एक लिखते हैं संबंध, एक रिलेशन लिखते हैं संबंध। वैलिडिटी जो होता है रिलायबिलिटी के बिना क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर रिलायबल होगा, अगर रिलायबल होना चाहिए अब प्लस वैलिडिटी, तभी आपको वैलिडिटी मानी जाएगी। लेकिन रिलायबिलिटी हो सकती है, वैलिडिटी कितना भी खराब हो। तो यहाँ पे वैलिडिटी के बिना वैलिडिटी बिना रिलायबिलिटी नहीं हो सकती। वैलिडिटी में क्या होता है कि रिलायबल होना चाहिए, अगर रिलायबल नहीं होगा तो वैलिडिटी भी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे वैलिडिटी, वैधता, वैधता, वैधता जो होता है आपका, जो वैधता होता है बिना विश्वसनीयता के नहीं हो सकता, बिना विश्वसनीयता के नहीं हो सकता, विश्वसनीयता के नहीं हो सकता, के नहीं हो सकता। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाते हैं आपको। और यहाँ पे ध्यान दो, जो रिलायबिलिटी होती है वो वैलिडिटी के बिना हो जाएगी। वैलिडिटी के बिना, वैधता के बिना, वैधता के बिना विश्वसनीयता हो सकती है, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता हो सकती है, हो सकती है। अब आपको एग्जाम्पल इसका देते हैं। अब मान लो ये वेट मशीन आपका, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो क्या किया जा रहा है, नंबर बता रहा है कि आप कितने वेट के हैं। मान लो कोई छोटा सा बच्चा यहाँ पे वेट अपना मेजर कर रहा है। जब वेट मेजर कर रहा है, देखो वेट मशीन का काम क्या है, वेट को बताना, ठीक। तो वेट मशीन का जिस चीज़ का मेजर, वैलिडिटी क्या होता है, आप जिस चीज़ को मेजर करना चाहते हो क्या वही चीज़ मेजर कर रहा है। तो जो वेट मशीन है सिर्फ वेट बता रहा है। वेट मशीन जो आपका क्या कर रहा है, वेट बता रहा है। तो ये क्या होगा, जिस चीज़ को मेजर करना चाह रहा हो वह चीज़ मेजर हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो गई, वैलिडिटी हो गई। लेकिन ध्यान रखो रिलायबिलिटी क्या होता है। अब कोई छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, ये अपना वेट मेजर कर रहा है। तो वेट मेजर करते टाइम अगर सेम रिजल्ट आ रहा है, बार बार ये चढ़ रहा और उतर रहा है, ठीक, बार बार चढ़ना उतरना और सेम रिजल्ट आना, बार बार कोई चीज़ आप टेस्ट कर रहे हो और सेम रिजल्ट आता है, उसी को क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं। तो ध्यान रखो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वैलिडिटी का कितने टाइप होते हैं। अब ध्यान रखते हैं वैलिडिटी, यहाँ पे समझना वैलिडिटी और उसके टाइप, वैलिडिटी या इसी के टाइप, वैधता के प्रकार, वैधता के प्रकार। वैलिडिटी आपकी दो प्रकार की होती है। अब ध्यान रखो यहाँ पे वैलिडिटी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। वैलिडिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला आपका इन्फरेंस वैलिडिटी, इन्फरेंस वैलिडिटी, इन्फरेंस वैलिडिटी। दूसरा आपका क्या है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, इन्फरेंस या निष्कर्ष वैधता, निष्कर्ष वैधता। अब ध्यान रखो जो दूसरा आपका है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब ध्यान रखो, अब इन्फरेंस में कितने टाइप होते हैं। तो यहाँ पे इन्फरेंस को दो टाइप में करते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ये आपका इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वैलिडिटी, वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब ध्यान रखो एक्सटर्नल वैलिडिटी को कितने टाइम में बांटा जा सकता है,
पॉपुलेशन वैलिडिटी और इकोलॉजिकल वैलिडिटी। तो यहाँ पे हम दो टाइप इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे दो टाइप आपके एक्सटर्नल वैलिडिटी कितने प्रकार के, तो दो टाइप। अब यहाँ पे समझो आप एक्सटर्नल कौन कौन से, तो पॉपुलेशन वैलिडिटी, और दूसरा आपका इकोलॉजिकल वैलिडिटी। ये ध्यान रखना, टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन ही आते हैं। टाइप्स नहीं पूछता कि एक्सटर्नल वैलिडिटी के कौन से टाइप हैं, इंटरनल वैलिडिटी के कौन से टाइप हैं। जस्ट ये एक ग्राफ बन जा रहा ताकि आपको पता रहे कि ये कौन कौन से किसके टाइप हैं। इसको याद नहीं करने, बस इसके डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अपने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पे। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के कितने टाइप होते हैं, तो दो टाइप होते हैं यहाँ पे भी। अब ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे जो पहला आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वो ट्रांसलेशन वैलिडिटी, और दूसरा जो टाइप है आपका क्राइटेरियन वैलिडिटी। यहाँ पे लिख देते हैं वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब ध्यान रखो, जो क्राइटेरियन वैलिडिटी होता है और ट्रांसलेशन वैलिडिटी कितने टाइप हैं, तो दो टाइप है। इसके दो टाइप लिख लेते हैं, पहला टाइप दूसरा टाइप। पहला आपका जो टाइप है वो फेस वैलिडिटी और दूसरा आपका कंटेंट वैलिडिटी। अब क्राइटेरियन वैलिडिटी कौन कौन से टाइप है, तो उसको चार टाइप हैं। तो इस चार टाइप को हम लिख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ध्यान रखो, जो पहला टाइप है इसका प्रिडिक्टिव, जो भविष्यवाणी करता है। अब ध्यान रखो कौन कौन सा, पहला आपका कौन सा, प्रिडिक्टिव। दूसरा आपका कौन सा है, कॉनकरेंट वैलिडिटी आप ऐड कर लेना। तीसरा आपका जो टाइप है क्राइटेरियन वैलिडिटी का वो क्या है, कन्वर्जेंट, इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जेंट। और जो चौथा है वो है आपका डिस्क्रिमिनेंट। अब हम इसके एक एक टाइप को समझते हैं और उसका डिटेल क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो पहला आपका जो है इन्फरेंस वैलिडिटी, यहाँ आपका लिखते हैं इन्फरेंस वैलिडिटी, या इसी को क्या कहते हैं, निष्कर्ष वैधता। अब आप समझना है निष्कर्ष वैधता होता क्या है। अब ध्यान रखो, जो आप कोई चीज़ निष्कर्ष निकाल लो, क्या जो डेटा आप लिए हो वो उस जो आप निष्कर्ष निकाले हो क्या डेटा के आधार पर वो सही है। अब समझो आप मान लो कोई एक सर्वे किए हो, ठीक, ऑनलाइन क्लास के लिए। वो सर्वे का आपका टॉपिक जो था ऑनलाइन क्लास के बच्चे, मतलब ऑनलाइन क्लास लेते समय बच्चे कितने संतुष्ट हैं, ठीक। तो आपने क्या किया, केवल एक स्कूल में गए और 20 छात्रों से पूछ लिए कि क्या वो ऑनलाइन क्लास से खुश हैं, तो वो यस बोल दिए। और फिर वो उसी के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं भारत के सभी बच्चे क्या ऑनलाइन क्लास से खुश हैं। तो ये आपका निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो निष्कर्ष निकालें वो डेटा या परिणामों के आधार पर सही नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, क्या आप जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, क्या आप जो निष्कर्ष या रिजल्ट निकालते हैं, जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वह दिए गए डेटा या परिणामों के आधार पर सही है कि नहीं। वह दिए गए डेटा या परिणामों के आधार पे परिणामों के आधार पर
सही है या नहीं, सही है या नहीं। अगर सही है तो आपका इन्फ्रेंस वैलिडिटी कहलाता है। यहाँ पे लिख देते हैं बस सही है, क्योंकि यहाँ नहीं जो होता है वो इन्फ्रेंस वैलिडिटी नहीं कहलाती है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लो आप। एग्जाम्पल जो आपका है उदाहरण, अब मान लो आप एक सर्वे की हो। सर्वे सर्वे में ये टॉपिक था, ऑनलाइन क्लास से बच्चे कितने संतुष्ट हैं। ऑनलाइन क्लास से बच्चे कितने संतुष्ट हैं, बच्चे कितने संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं। अब ध्यान रखो यहाँ पे, अब इसे दो टॉपिक में वो डिवाइड कर देते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। एक तरफ आपका इन्फ्रेंस वैलिडिटी नहीं है, एक तरफ रहेगा। तो ध्यान रखो कौन सा है कौन सा नहीं। तो यहाँ पे ये समझते हैं कि ऑनलाइन क्लास से कितने बच्चे संतुष्ट हैं। अब आप क्या गए डेटा लिए, डेटा आप लेते हैं एक स्कूल का, एक स्कूल के 20 बच्चों का डेटा लेते हैं। एक स्कूल से गए और 20 बच्चों से पूछे क्या आप ऑनलाइन क्लास से संतुष्ट हो। स्टूडेंट से आप क्या किए, आप क्वेश्चन किए क्या आप ऑनलाइन क्लास से संतुष्ट हो। तो उन्होंने क्या बोला, यस बोला या नो बोला, जो भी बोला यस या नो, आप 20 बच्चे बोले। तो अब ध्यान रखो इसके आधार पर आप क्या कर रहे हो, निष्कर्ष निकाल रहे हो कि जो भारत के सभी छात्र क्या हैं ऑनलाइन क्लास से संतुष्ट हैं। क्योंकि आप क्या करो, जो निष्कर्ष निकालो वो सभी पे अप्लाई कर दे रहे हो, जबकि ये छोटा सा सैंपल है और सभी पे अप्लाई करोगे तो इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड हो जाएगा तो इसी को क्या कहें, इन्फरेंस वैलिडिटी आपका कमजोर है। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो आप निष्कर्ष क्या निकाल लो, निष्कर्ष ये निकाल लो कि भारत के सभी बच्चे ऑनलाइन से खुश हैं, ऑनलाइन क्लास से खुश हैं। निष्कर्ष ऑनलाइन क्लास से ऑल स्टूडेंट जो है ऑनलाइन क्लास से खुश हैं, ऑनलाइन क्लास से संतुष्ट हैं। अब आपका जो निष्कर्ष निकला है वो डेटा के आधार पे सही नहीं है, क्योंकि वो डेटा आप 20 बच्चों का लिए हैं। यही कह रहा है ऊपर आपके परिभाषा में, क्या आप जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वह दिए गए डेटा या परिणामों के आधार पर सही है या नहीं। तो आपका अगर सही है तो इन्फरेंस वैलिडिटी कहलाएगी, अगर सही नहीं है तो इन्फरेंस वैलिडिटी नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या है, संतुष्ट है। अब ये क्या होगा, जो डेटा आप लिए हो वो गलत लिए हो, क्योंकि वो छोटे से डेटा है और उसके आधार पर आप जनरलाइज, तो इन्फरेंस वैलिडिटी नहीं है, इन्फरेंस वैलिडिटी नहीं है, वैलिडिटी नहीं है। अब ध्यान रखो जो दूसरा एग्जांपल आप ले रहे हो, अब डेटा लिए यहाँ पे कई स्कूलों का डेटा लिया आप, कई स्कूलों का। अब इसमें स्टूडेंट कितने थे, लगभग 1000 स्टूडेंट आप ले लिए। अब इसके बाद आप क्या बोल रहे हैं, अब ये स्टूडेंट बोले कि आप ऑनलाइन क्लास से संतुष्ट हो, तो बोले यस, तो यहाँ पे यस कर देते हैं। अब इसी के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष जो आप निकाल रहे हो, जो आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, ऑल स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास सही है, ऑनलाइन क्लास शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास से बच्चे क्या हैं, संतुष्ट हैं। तो आपका क्या कहलाएगा, इन्फरेंस वैलिडिटी कहलाएगी, इन्फरेंस वैलिडिटी कहलाएगी ये। अब ध्यान रखो जो इसके जो टाइप है वो ट्रांसलेशन नहीं, इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी होते हैं। जो आपके क्या इन्फरेंस के जो वैलिडिटी हैं वो दो टाइप के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम इंटरनल को देखते हैं, फिर एक्सटर्नल को देखते हैं। इंटरनल वैलिडिटी, ये ध्यान रखिएगा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ना कि इसके टाइप इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, इंटरनल वैलिडिटी या इसी को क्या कहते हैं, आंतरिक वैधता, आंतरिक वैधता। अब ध्यान रखो आप लोग, अब इसमें होता क्या है कि इंटरनल वैलिडिटी में जो आपका शोध है उसका जो परिणाम आपका निकाले हैं, क्या वह सच में आपके एक्सपेरिमेंट के कारण, यहाँ पे कारण पे ध्यान रखिएगा, कॉज का हुआ है या किसी और कारण से हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले आपके शोध में जो परिणाम निकला है, आपके शोध में जो परिणाम निकला है, जो परिणाम निकला है
निकला है, जो निकला है क्या वह सच में आपके प्रयोग के कारण हुआ है या एक्सपेरिमेंट के कारण हुआ है? क्या वह सच में, क्या वह वास्तव में आपके एक्सपेरिमेंट के कारण, आपके प्रयोग या एक्सपेरिमेंट, आपके प्रयोग या इसी को इंग्लिश में कहेंगे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के कारण, यहाँ कॉज पे बहुत ज़्यादा जोर देना, क्योंकि कॉज के कारण ही क्या किया जाता है। यहाँ पे जो कीवर्ड है इंटरनल वैलिडिटी का, कारण ही होता है, कारण, कॉज, इसी को क्या कहते हैं, कॉज के कारण हुआ है, तो इसी को क्या कहते हैं, इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। अगर किसी और कारण से होगा तो इंटरनल वैलिडिटी नहीं होगा। तो ध्यान रखो। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने कोई पढ़ाई के नए तरीके प्रयोग किए और बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो आपको यह क्या देखना होगा कि बच्चों का जो पहला तरीका था वो रिजल्ट अच्छा ला रहा है, या जो आप नए तरीके अपनाएं वो अच्छा रिजल्ट है। अगर नए तरीके के कारण आपका अच्छा रिजल्ट बन रहा है, उसी को क्या कहेंगे, इंटरनल वैलिडिटी, यानी कॉज, जो नया तरीका अपनाएं वो आपका क्या है, कॉज है, और रिजल्ट अगर अच्छा आ रहा है तो इफेक्ट हो गया। तो ध्यान दो वहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट लिखते हैं। अब ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कारण लेते हैं कि अच्छा रिजल्ट कैसे बनेगा। आप एक परंपरागत तरीका अपनाते हो जिसे ट्रेडिशनल टाइप कहते हैं। परंपरागत तरीका अपनाते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट को आप स्टडी करा रहे हो, ठीक, तो आप एक परंपरागत तरीका अपना रहे हो, एक नवीन तरीका। अब ध्यान रखो, परंपरागत तरीके से आप पढ़ा रहे हो तो बच्चों को रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिल रहा। जो रिजल्ट है वो अच्छा उतना नहीं मिलता, लेकिन बच्चों को नए तरीकों से पढ़ाते हो तो रिजल्ट क्या होता है, अच्छा माना गया, रिजल्ट अच्छा माना जाता है। तो जो नए तरीके आप अपनाए हैं और जो इम्पैक्ट आया है, कॉज इफेक्ट, यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी में ध्यान रखना, कॉज और इफेक्ट दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जो नया तरीका आप अपनाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका रिजल्ट अगर अच्छा आ रहा है तो क्या कहलाएगा, इंटरनल वैलिडिटी कहलाएगी। तो आपका नया तरीका क्या है, आपका कारण है, या इसी को क्या कहते हैं, कॉज कहते हैं। अब ध्यान रखो, जो अच्छा रिजल्ट आया वो क्या है, इफेक्ट या प्रभाव, या इसी को क्या कहते हैं, इफेक्ट। तो जब इंटरनल वैलिडिटी में कारण और प्रभाव क्या होता है, साथ साथ चलते हैं और ये एरर फ्री होते हैं। इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट जो होता है एरर फ्री होता है। अब ध्यान रखते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी जो आपका दूसरा टाइप है, एक्सटर्नल वैलिडिटी, या इसी को क्या कहते हैं, वह वैधता। अब ध्यान रखिए, वाह वैधता में क्या होता है, वाह वैधता को आप समझो क्या होता है। कोई आप शोध किए हो, अब उसका निष्कर्ष क्या हो रहा है, दूसरे लोगों पे लागू कर पा रहे हो या नहीं, या दूसरे जगह पे लागू कर पा रहे हो या नहीं, या दूसरी परिस्थितियों में लागू हो रहा है या नहीं। अगर लागू हो रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है, आपके शोध का निष्कर्ष क्या हो रहा है, किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे लोगों पर या दूसरे जगहों पर या दूसरे परिस्थितियों पर लागू होती है तो उसी को एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। देखो, एक्सटर्नल होता है, बाह्य होता है,
बियॉन्ड इसमें कीवर्ड आता है। बियॉन्ड, कोई भी चीज़ आप करोगे तो बियॉन्ड करोगे, यानी बाहरी चीज़ों पे अप्लाई करना सीखोगे, तो उसी को एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं, वैलिडिटी कहते हैं। अब ध्यान रखो, अब इसका एक एग्जांपल समझ लो, बस लिखेंगे नहीं, यहाँ पे समझ लो। कोई एक शहर है और वहाँ पे स्कूल है ना, तो बच्चों को जो पढ़ाई का जो नया तरीका अपनाया गया, अब मान लीजिए वहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक, लेकिन जो अच्छा रिजल्ट आपका मिला है तो वह क्या हो सकता है, दूसरे स्कूलों में या दूसरे गाँव में या दूसरे कॉलेजों में अप्लाई करने पे सेम रिजल्ट आएगा। अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो क्या होगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी मानी जाती है। अगर खराब रिजल्ट आया मतलब तो आप एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं, क्योंकि बाहरी जगह पे अप्लाई करना जरूरी है एक्सटर्नल वैलिडिटी में, ठीक। ये चीज़ समझ आ गया आपको। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है? एक्सटर्नल वैलिडिटी वो होता है आपका जिसका निष्कर्ष है, जब आपके शोध का कोई निष्कर्ष हो, वो निष्कर्ष किसी दूसरे जगह, दूसरे लोगों पर और दूसरी परिस्थितियों में लागू हो सके, उसी को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। अब ध्यान रखो, जो आप इसका एक्सटर्नल वैलिडिटी के दो टाइप हैं उसको समझते हैं। पहला आपका क्या है, पॉपुलेशन वैलिडिटी। पॉपुलेशन वैलिडिटी, वैलिडिटी या इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या वैधता। जनसंख्या वैधता, जनसंख्या वैधता। अब ध्यान से समझो, जनसंख्या वैधता होती क्या है। पॉपुलेशन स्टडी आपको यह बताता है कि क्या आपका रिसर्च जिस समूह पे किए हैं, क्या उसका परिणाम दूसरे लोगों या समूहों पर लागू हो सकता है। अगर लागू हो रहा है तो उसी को क्या कहेंगे, पॉपुलेशन वैलिडिटी कहेंगे। यहाँ पे एक बार लिख के तब समझते हैं। पॉपुलेशन वैलिडिटी यह बताता है कि पॉपुलेशन वैलिडिटी यह बताता है कि आपका रिसर्च जिस समूह पर किया गया है, कि आपका रिसर्च जिस समूह पर किया गया है, जिस समूह पर किया गया है, क्या उसके निष्कर्ष या परिणाम दूसरे लोगों, दूसरे समूहों या दूसरे परिस्थिति, दूसरे समूहों पर लागू हो सकता है या नहीं। क्या उसका परिणाम दूसरे लोगों, दूसरे समूहों पर लागू होते हैं, तो उसे पॉपुलेशन स्टडी या जनसंख्या वैधता कहते हैं। तो उसे पॉपुलेशन स्टडी या जनसंख्या वैधता कहते हैं। जनसंख्या वैधता कहते हैं। अब क्या करते हैं, पॉपुलेशन वैलिडिटी के एक एग्जांपल समझ लेते हैं। आप मान लो दिल्ली के 20 बच्चों का पर रिसर्च कर रहे हो, ठीक। अब वो दिल्ली के 20 बच्चों पे जो रिजल्ट आ रहे हैं, रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, वो क्या किसी और स्कूल के बच्चों पे ध्यान रखना है। यहाँ पे लोगों या समूहों पे सिर्फ क्या करो, पॉपुलेशन है यहाँ पे, सिर्फ पॉपुलेशन पे ही क्या करोगे, अप्लाई करोगे या नहीं। तो अगर अप्लाई होता है तो आपका जो पॉपुलेशन वैलिडिटी है वो अच्छा है। अगर अप्लाई नहीं होता है, अगर कम होता है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन वैलिडिटी आपकी कम होगी या नहीं होगी, ठीक। तो ध्यान रखना, पॉपुलेशन सिर्फ पॉपुलेशन पे अप्लाई करना है। एक्सटर्नल वैलिडिटी के दो टाइप होते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है, जो रिजल्ट आते हैं आपके वो किन्हीं जिन लोगों पे या परिस्थितियों, तो अगर लोगों पे बोल रहा है तो पॉपुलेशन स्टडी की बात कर रहा है, अगर परिस्थिति बोल रहा है तो आप क्या कर रहा है, इकोलॉजिकल वैलिडिटी की बात करता है। और जबकि एक्सटर्नल वैलिडिटी के दोनों टाइप हैं, तो ध्यान रखना, पॉपुलेशन वैलिडिटी आपको समझ आ गई। अब आते हैं हम इकोलॉजिकल वैलिडिटी पे। इकोलॉजिकल वैलिडिटी,
या इसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी वैधता, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल वैलिडिटी। अब ध्यान रखा, इसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी वैधता, पारिस्थितिकी वैधता। अब ध्यान रखो, पारिस्थितिकी वैधता होता क्या है, पारिस्थितिकी वैधता किसे कहते हैं। इकोलॉजिकल जो वैलिडिटी होती है वास्तविक जीवन से संबंधित होती है, कहने का सेंस रियल लाइफ सिचुएशन पे अप्लाई होती है, रियल लाइफ सिचुएशन से संबंधित होती है, रियल लाइफ सिचुएशन सिचुएशन से संबंधित है, से संबंधित, या इसी को क्या कहते हैं, वास्तविक जीवन से संबंधित होता है, वास्तविक जीवन से संबंधित होता है, संबंधित होता है। अब ध्यान रखो, अब इसमें क्या परिभाषा लिख सकते हैं, अब ध्यान रखो इसमें क्या परिभाषा लिखेंगे, अगर एक एक्सपेरिमेंट को रियल लाइफ में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक, वही एक्सपेरिमेंट किसी और के रियल लाइफ में अप्लाई करते हो तो क्या होता है, इकोलॉजिकल वैलिडिटी होती है। तो ध्यान रखो, यहाँ पे लिखते हैं, अगर एक एक्सपेरिमेंट को रियल लाइफ पर अप्लाई किया गया है, अगर एक एक्सपेरिमेंट को रियल लाइफ पे अप्लाई किया गया, रियल लाइफ पर अप्लाई किया गया, अप्लाई मतलब होता है प्रयोग, किया गया है, तो जो उसके रिजल्ट आ रहा है तो उसे और भी रियल लाइफ पे अप्लाई किया जा सकता है, तो उसे और भी रियल लाइफ पे अप्लाई किया जा सकता, और लोगों के रियल लाइफ पे, तो उसकी जो परिणाम है ये परिणाम और लोगों के दूसरे लोगों पे क्या लिखते हैं, जो ये परिणाम दूसरे लोगों पर अप्लाई किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल वैलिडिटी कहते हैं। इसी को इकोलॉजिकल वैलिडिटी कहते हैं, वैलिडिटी कहते हैं। अब ध्यान रखो, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, या इसी को क्या कहते हैं, संरचना वैधता। अब ध्यान दो, इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब है कोई टेस्ट या मापन उपकरण किसी सिद्धांत या विचार, जैसे मान लो बुद्धिमत्ता हुआ, आत्मसम्मान हुआ या चिंता हुआ, को सही तरीके से माप रहे हैं या नहीं। यहाँ पे लिख के समझते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का क्या मतलब होता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कोई टेस्ट, कोई उपकरण, कोई टेस्ट या उपकरण या मापन उपकरण किसी सिद्धांत या विचार को सही तरीके से माप रहा है या नहीं, किसी सिद्धांत या विचार को सही तरीके से माप रहा है या नहीं, सही तरीके से माप रहा है कि नहीं। अब ध्यान रखो, अगर किसी सही तरीके से माप रहा है
तो क्या कहे, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अच्छी है। अगर अच्छे तरीके से नहीं मापता है तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी खराब है। तो ध्यान रखो, किसी सिद्धांत या विचार को बोला है, तो सिद्धांत और विचार क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं। जो सिद्धांत और विचार होते हैं वो आपकी बुद्धिमत्ता होती है, बुद्धिमत्ता, आत्मसम्मान, अवसाद। अवसाद मतलब क्या होता है, डिप्रेशन, अवसाद, अवसाद या चिंता। ये क्या है, सभी सिद्धांत या क्या होता है, विचार है, इसी को मेजर कर रहा है या नहीं। तो ध्यान रखो, यहाँ पे ETC कर देते हैं एक्स्ट्रा। अब ध्यान रखो, आपके जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है, जो टेस्ट या उपकरण है, कोई टेस्ट या उपकरण किसी सिद्धांत या विचार को सही तरीके से मेजर करता है तो उसी को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। अब ध्यान रखो, अब आपको क्या किया यहाँ पे समझना, यह क्या करता है, घटना को इनडायरेक्ट देखता है, घटना को, यह घटना को इनडायरेक्ट देखता है, इनडायरेक्ट देखता है, इसी को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को दो टाइप में डिवाइड किया गया था। पहला आपका ट्रांसलेशन, दूसरा आपका क्राइटेरियन। तो पहला वाला डिफाइन करते हैं यहाँ पे, आपका कौन सा था, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, या इसी को क्या कहते हैं, अनुवाद वैधता, ट्रांसलेशन वैलिडिटी, अनुवाद वैधता। अब ध्यान रखो, यह क्या होता है, अनुवाद वैधता। तो अनुवाद वैधता जब किसी टेस्ट या प्रश्नावली को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाए। अब समझो, आपको हम एक लाइन दे देते हैं, आई फाइंड इट हार्ड टू कॉन्सनट्रेट, तो आप इसको हिंदी में अनुवाद सेम उसी, मतलब जो उसकी भावना है सेम हिंदी में उसी को ट्रांसलेट करते हो, तो क्या होगी, ट्रांसलेशन वैलिडिटी आपकी अच्छी है, या इसी को ट्रांसलेशन वैलिडिटी कहते हैं। मतलब ये ट्रांसलेशन व्यक्ति परक ही होता है, कहने का सेंस हर व्यक्ति पे पर्सन टू पर्सन क्या कहता है, रिफर करता है, डिपेंड करता है कि अनुवाद वैधता एक व्यक्ति परक मूल्यांकन को संदर्भित करता है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से क्या करता है, अनुवाद करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, जब किसी टेस्ट या प्रश्नावली को, जब किसी टेस्ट या प्रश्नावली को क्या करते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं, अनुवाद करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो जो उसका मतलब या उद्देश्य है वही रहता है तो ठीक रहता है, ट्रांसलेशन वैलिडिटी उसको मानी जाएगी। तो क्या उसका मतलब मीनिंग और उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव उद्देश्य वही रहता है या बदल जाता है एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ये पहले ये एक और इसमें लिख लेते हैं। यह क्या होता है, व्यक्ति परक मूल्यांकन होता है, सब्जेक्टिव अप्रोच है। यह एक व्यक्ति परक मूल्यांकन, व्यक्ति परक दृष्टिकोण है, इसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच है। हर पर्सन अपने तरह से किसी चीज़ को क्या कहता है, ट्रांसलेट करता है या डिफाइन करता है। अगर जो लाइन जिस तरह लिखी गई है उसका ट्रांसलेशन सेम उसी भाव या उद्देश्य से करता है तो उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन वैलिडिटी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं,
आई फील नर्वस बिफोर एग्जाम। इंग्लिश में लिखा गया है, एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान रखते हैं। आई फील नर्वस बिफोर एग्जाम। अब ध्यान रखो, इसको इंग्लिश में लिखा गया है कि आई फील नर्वस बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले हमें क्या लग रहा है कि घबराहट महसूस हो रहा है। इंग्लिश में ही लिखा ना, इसकी भावना क्या है, उद्देश्य भी वही है, भावना भी वही। अब कोई व्यक्ति इसको आता है, हिंदी में क्या बोलता है कि परीक्षा से पहले मैं घबराहट महसूस करता हूँ। परीक्षा से पहले मैं घबराहट महसूस करता हूँ। महसूस करता हूँ। अब क्या जो इंग्लिश में लिखा गया, जो हिंदी में बात बोली गई है, क्या इसमें ट्रांसलेशन में अलग, क्या भावना अलग है? अगर अलग नहीं है तो ट्रांसलेशन वैलिडिटी आपकी अच्छी है। अगर भावना उद्देश्य अलग हो गया इन दोनों के बीच में, जो आई फील नर्वस अगर ये भाव कुछ और बोल रहा है और हिंदी वाला ट्रांसलेशन कुछ और बोल रहा है, मतलब उद्देश्य आपका कुछ और बता रहा है, तो वो ट्रांसलेशन वैलिडिटी नहीं होती है। ट्रांसलेशन वैलिडिटी मतलब होता है कि आपका जो इंग्लिश में लिखा गया और जो हिंदी में लिखा गया उसका भाव और उद्देश्य सेम होना चाहिए, तो उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन वैलिडिटी कहते हैं। इतना समझ आ गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्राइटेरियन वैलिडिटी। पहले हम लोग ट्रांसलेशन वैलिडिटी के 2 टाइप पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्राइटेरियन वैलिडिटी पे आते हैं। तो इसका जो 2 टाइप है आपका, फेस वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी। पहला आपका फेस वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी या इसी को क्या कहते हैं, मुख्य वैधता। मुख्य वैधता। अब ध्यान रखो इसमें क्या होता है। फेस वैलिडिटी किसे कहते हैं? जब कोई टेस्ट देखने में लगे कि वह सही चीज़ को माप रहा है तो उसे फेस वैलिडिटी कहते हैं। अब ध्यान रखो उसमें फेस वैलिडिटी में क्या उदाहरण ले। अब ध्यान रखो इसमें थर्मामीटर, आपको वो दिख रहा थर्मामीटर है, तो अब थर्मामीटर का काम क्या है, ताप को मेजर करना, तो क्या कहला गया, फेस वैलिडिटी कहला गई। जो जिस चीज़ को लिए दिख रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट जैसा दिखता है और उसका काम वही काम करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, फेस वैलिडिटी कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जब कोई टेस्ट देखने में लगे कि वो सही चीज़ को माप रहा है, वो सही चीज़ को माप रहा है तो उसे फेस वैलिडिटी कहते हैं। वैलिडिटी कहते हैं। जैसे थर्मामीटर, उदाहरण के तौर पे थर्मामीटर आपको दिखने में क्या लग रहा है, थर्मामीटर है। अब इसका फेस से ही हमको पता है क्या कर रहा है, ये ताप को मेजर करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका काम क्या है, क्या चीज़ मेजर करता है, मेजर ये क्या करेगा, ताप को करेगा। तो इसी को क्या कहेंगे, फेस वैलिडिटी। जो चीज़ दिखने में जो लगे वो उसी चीज़ को मेजर कर रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, फेस वैलिडिटी। अब आते हैं अपने कंटेंट वैलिडिटी पे। कंटेंट वैलिडिटी, यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट वैलिडिटी, या इसी को क्या कहते हैं, विषय वैधता। अब इसमें लिखते हैं जब टेस्ट में उस विषय के सभी जरूरी हिस्से को शामिल होता है, जब टेस्ट में उस विषय से संबंधित सभी जरूरी चीज़ों को क्या किया है, शामिल कर लिया गया, उसी को क्या कहते हैं, कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जब टेस्ट में उस विषय के सभी जरूरी हिस्से शामिल हो, मान लो कोई आप रिसर्च कर रहे हो, उस रिसर्च से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं उसको सभी को शामिल कर लो,
तो उसको क्या कर दो, उसी को कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। उस विषय से उस विषय के सभी जरूरी हिस्से शामिल हो, सभी जरूरी हिस्से शामिल हो, जरूरी हिस्से शामिल हो, तो उसे कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। अब जो अपना नया टॉपिक है क्राइटेरियन वैलिडिटी, अब इसको समझते हैं। क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होता है? क्राइटेरियन वैलिडिटी, अब इसी को क्या कहते हैं? क्राइटेरियन वैलिडिटी को कसौटी वैधता या क्या कहते हैं? मानदंड वैधता। कसौटी या मानदंड वैधता। अब ध्यान रखो, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या कि क्या हो रहा है, एक क्राइटेरिया फिक्स हो गई है। तो वैलिडिटी आप समझे, जिस चीज़ को मेजर कर रहा है उसी चीज़ को मेजर, और उसके आगे क्या लग गया है? क्राइटेरिया लग गया, मतलब उसको चीज़ को फिक्स कर दिया गया। तो क्या करेंगे, एक चीज़ से तुलना करेंगे, स्टैंडर्ड मानक से तुलना करेंगे इसकी। कोई चीज़ आप वैलिडिटी को मेजर करो, क्या कहते हैं? क्राइटेरियन, वो उसको तुलना करोगे उस चीज़ से कि क्या वो उसी चीज़ का मेजर कर रहा है, उसी क्राइटेरिया पे है कि नहीं। जब कोई टेस्ट सही नतीजे देता है, सही परिणाम देता है और किसी भरोसेमंद, अब ध्यान रखो, आप कोई, अभी हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, और किसी भरोसेमंद चीज़ से मेल खाता है, किसी भरोसेमंद चीज से मेल खाता है, तो उसे क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं। वैलिडिटी कहते हैं। अब चीज़ ध्यान से सुनो, इसका एग्जाम्पल, आप क्या हुआ कि आप गए सुनार की दुकान पे, वहाँ से आप सोना लिए, कोई इयरिंग्स, गोल्ड का इयरिंग लिए। तो अब क्या, वो आप जो लिए हो अब उसको मेजर कर रहे हो कि 23 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का, 18 कैरेट का। आप उसको मेजर कर लिए। अब जो स्टैंडर्ड पहले से गोल्ड का सेट है वो 24 कैरेट है, तो आप उससे मेल कर रहे हो, मतलब मैच कर रहे हो, क्या वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला, जब कोई टेस्ट सही परिणाम देता है, तो आप सुनार की दुकान पे गए, गोल्ड वाला इयरिंग लिए आप गोल्ड वाला, तब हुआ क्या कि आप पहले से जो स्टैंडर्ड और किसी भरोसेमंद चीज़ से मेल खा रहा है, तो आप गोल्ड का जो स्टैंडर्ड है 24 कैरेट को सही माना जाता है, ठीक। तो किसी भरोसेमंद चीज़ से क्या करते हैं, मैच करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो क्या वो अगर उसके अकॉर्डिंग है, आप जो गोल्ड इयरिंग लिए हो 24 कैरेट, वो भी है 23 कैरेट, और वो भी क्या है 24 कैरेट पहले से स्टैंडर्ड सेट है गोल्ड का, तो अगर दोनों मेल खाता है तो उसी को क्या कहते हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो यहाँ पे लिख देते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड का जो स्टैंडर्ड है, गोल्ड का मानक 24 कैरेट। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्राइटेरियन के 4 टाइप हैं। तो पहला जो टाइप है प्रिडिक्टिव, भविष्यवाणी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, या इसी को क्या कहते हैं, भविष्यवाणी वैधता, भविष्यवाणी वैधता। अब ध्यान रखो, इसमें क्या होता है, इसके नाम से स्पष्ट है, प्रिडिक्ट करना, भविष्य, मतलब आज आप कोई काम कर रहे हो, उसके आधार पर क्या करो, भविष्यवाणी कर रहे हो कि ये काम कल भी अच्छा होगा, या
अगले मंथ में अच्छा होगा या अगले साल तक अच्छा होगा। तो ये आप क्या करो, भविष्यवाणी कर रहे हो, एक छोटे से काम के आधार पे आप क्या करो, भविष्यवाणी निकाल रहे हो। तो यहाँ पे लिखते हैं जब कोई टेस्ट भविष्य में होने वाली चीज को सही सही बता दे, सही सही बता दे, उसे प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं। अब ध्यान रखो, इसका जो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिडिक्टिव का एग्जाम्पल, इसका उदाहरण आप क्या करते हो, उदाहरण आप लेते हो डेमो क्लास। आप किसी कोचिंग में जाते हो या किसी क्लास करने जाते हो, कोचिंग में आप जाते हो ना या स्कूल में, तो आप डेमो दिया जाता है 3 दिन का 7 दिन का क्या हो जाता है, फ्री ट्रायल दिया जाता है। तो आप उस 3 दिन के आधार पे क्या करोगे, ये टीचर अच्छे पढ़ाएंगे या खराब पढ़ाएंगे, उसी के आधार पे क्या करो, भविष्यवाणी प्रिडिक्ट कर ले रहे हो कि अच्छा पढ़ाएंगे मेरे लिए या समझ इनसे हमें आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या होता है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहलाती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट जो टाइप है कॉन्करेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी, अब यहाँ पे इसका परिभाषा समझते हैं। जब कोई नया टेस्ट अभी के किसी भरोसेमंद टेस्ट से मिलता जुलता रिजल्ट दे तो उसी को क्या कहते हैं, कॉन्करेंट वैलिडिटी कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं तब समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जब कोई टेस्ट क्या हो, जब कोई नया टेस्ट क्या करें, अभी के किसी भरोसेमंद टेस्ट से मिलता जुलता है, मतलब आप नया टेस्ट ले रहे हो, अब पहले से कोई टेस्ट हो चुका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो अब उस दोनों से मैच करता है, उसी को क्या कहते हैं, कॉन्करेंट वैलिडिटी कहते हैं। यहाँ पे कॉन भी लिखा है, करंट भी लिखा है, दोनों से तुलना करना, करंट के समय से तुलना करना है, ठीक ना। इसके नाम से स्पष्ट करना आप लोग थोड़ा थोड़ा। जब कोई नया टेस्ट अभी के किसी भरोसेमंद टेस्ट से, अभी के किसी भरोसेमंद टेस्ट से, किसी के भरोसेमंद टेस्ट से, भरोसेमंद टेस्ट से मिलता जुलता रिजल्ट दे, मिलता जुलता रिजल्ट दे तो उसे कॉन्करेंट वैलिडिटी कहते हैं। कॉन्करेंट वैलिडिटी कहते हैं, वैलिडिटी कहते हैं। अब ध्यान रखो इसका एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल यहाँ पे समझो क्या होगा कि एक नया ड्राइविंग स्किल टेस्ट बनाया गया, ठीक ना। अब मान लो ये उन्हीं लोगों पे अप्लाई किया गया जो पहले से ड्राइविंग स्कूल को पास कर चुके हैं, और दोनों का रिजल्ट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, तो उसके क्या कहेंगे, कॉन्करेंट वैलिडिटी कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल आप समझ लीजिए कि कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या होता है। कोई नया टेस्ट आप कर रहे हो, अब पुराने टेस्ट से आप मैच कर रहे हो उसको, अब वो दोनों का रिजल्ट जो आता है सेम आ जाता है, ठीक, तो उसी को क्या कहते हैं, कॉन्करेंट वैलिडिटी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जो आपको बताया कि एक नया ड्राइविंग स्किल आप ला रहे हो, अब उसका टेस्ट कर रहे हो, और जो पुराना टेस्ट है उससे मैच कर रहे हो, या फिर पुराने लोगों पे अप्लाई कर रहे हो और दोनों का रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, कॉन्करेंट वैलिडिटी कहेंगे। अब जो नेक्स्ट आपका टाइप है कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ये दोनों लास्ट हैं। कन्वर्जेंट वैलिडिटी, यहाँ पे लिखते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी। अब ध्यान दो कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं परिभाषा इसका, जब दो या ज़्यादा टेस्ट, जब दो या दो से अधिक टेस्ट, दो से
अधिक टेस्ट एक ही चीज़ को मापते हैं, एक ही चीज़ को मापते हैं और उनके नतीजे आपस में मिलते हैं और उनके परिणाम आपस में मिलते हैं, मिलते या मैच करते हैं, मिलते हैं तो उसे कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहते हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहते हैं, वैलिडिटी कहते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे जब दो या दो से अधिक टेस्ट कर रहे हो तो क्या होगा, हाई कोरिलेशन। क्यों? क्योंकि रिजल्ट सेम दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाई कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन, कोरिलेशन मतलब सहसंबंध, को मतलब सह, रिलेशन मतलब संबंध, हाई कोरिलेशन या उच्च सहसंबंध, उच्च सहसंबंध। अब आते हैं अपने, ठीक इसी का अपोजिट आपका डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होता है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अब ध्यान दो, जब दो टेस्ट अलग अलग चीज़ों को मापते हैं और उनके नतीजे भी अलग अलग होते हैं, जब दो टेस्ट, यहाँ पे लिखते हैं, जब दो टेस्ट क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को मापते हैं, अलग अलग चीज़ों को मापते हैं, अलग अलग चीज़ों को मापते हैं, मापते हैं और उनके नतीजे भी क्या हों, अलग अलग आते हों, और उनके नतीजे अलग अलग आते हों, अलग अलग आते हों, तो उसे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहते हैं, तो उसे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहते हैं, वैलिडिटी कहते हैं। अब जो आपका वैलिडिटी का टॉपिक था वो यहाँ पे समाप्त होती है। उसके टाइप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका टाइप कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। आपको ध्यान रखो, यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इकोलॉजिकल ज़्यादा पूछा है क्योंकि ये रियल लाइफ में ट्रू होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का भी पूछता है। कॉन्करेंट अभी नहीं पूछा है, अभी तक देखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर लेना, क्योंकि कॉन्करेंट नाम से स्पष्ट है कि आप जो चीज़ कर रहे हो मेजर, वो पहले से किसी चीज़ से मैच खाता है तो उसी को कॉन्करेंट वैलिडिटी कहते हैं। अब फेस वैलिडिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कंटेंट वाला पूछता है। प्रिडिक्टिव, भविष्यवाणी करना है, तो भविष्यवाणी आप क्या करते हो, प्रिडिक्ट करते हो हमेशा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी वैलिडिटी से संबंध है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्लास कैसी है और क्या इसमें और चीज़ें ऐड की जाएँ। तो प्लीज़ आप जो भी कमियाँ या अच्छा करना है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।